स्वागत है आप सभी लोगों का इस रिवीजन टेस्ट पेपर की सीरीज के अंदर जो आईसीएआई ने निकाल दिया है आपका मे 25 फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। इसके अंदर हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करके चलेंगे, एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके चलेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ रिवाइज करके चलेंगे कि ये ना होता ये होता तो क्या हो जाता, ताकि हमारे ऑल टुगेदर कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएं और हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बेस्ड है इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है 31 मार्च 2024 की कितनी आ रही है? 10,40,000 के बेसिस पे द कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी फॉर 31 मार्च 2024 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन 31 मार्च 2024 कितनी है? 8,80,000। रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो भाई साहब आपको AS2 के हिसाब से पता है इन दोनों का लोअर जो होगा वो आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। लोअर क्या है? 8,80,000 पे आप अपनी इन्वेंटरी दिखा करके चलोगे। वट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इन द बुक व्हेन व्हाट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन? डिस्क्लोजर किसके जाएंगे? AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से कौन कौन से डिस्क्लोजर जाते हैं? वो कहते हैं कि आपको फैक्ट बताना है कि आपने अकाउंटिंग चेंज करी है, क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट बताना है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, उससे क्या इम्पैक्ट आया है। तो पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी विल बी 8,80,000, बिल्कुल ठीक बात है। एंड फैक्ट दैट वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या खाली फैक्ट बताना होता है? नहीं, खाली फैक्ट नहीं बताना होता, और डिस्क्लोजर भी देने होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट गलत है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 12 लाख, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 12 लाख, ये भी गलत है। The value of inventory will be 8,80,000 and full disclosure with the amount of valuation method has changed to be disclosed in the financial statement. Yes जी, full disclosure आपको दे करके चलना होता है। तो आंसर हो गया आपका डी। ए लिमिटेड के पास बैलेंस है 17,15,000 का इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर 1,15,000 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू जुड़ा हुआ है। तो टोटल 16 लाख रुपए का लोन होगा। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। इसका भी आपको डिस्क्लोजर देना होता है एज पर शेड्यूल 3। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लोन टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज फॉलोज। क्या आप 16 लाख का लोन दिखाओगे एज सिक्योर्ड लोन? यस। अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ जी, ये वाला पॉइंट एकदम ठीक लग रहा है। डिस्क्लोज करोगे 16 लाख एज अ सिक्योर्ड लोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 1,15,000 अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नहीं जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं जाएगा। 1,15,000 कहाँ जाएगा? ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी, सॉरी अदर करंट लाइबिलिटी में। और 16 लाख कहाँ जाएगा? 16 लाख जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी का जिक्र ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी कट गया, ये तो बिल्कुल ही कट गया। 16 लाख जाएंगे सिक्योर्ड लोन में और 1,15,000 जाएंगे अदर करंट लाइबिलिटी में। तो राइट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द बाय प्रोडक्ट एज वेल एज स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल, दस दीज आर मेजर्ड एट एनआरवी। ये किस पे मेजर होते हैं? एनआरवी पे मेजर। हमने बहुत बार डिस्कस करा है। जो आपका मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, हमने उसमें चेंजेस करके भी सॉल्व करा था कि अगर ये ना होता वो हो जाता तो हम उसके अंदर क्या करते। आई होप आपको वो याद होगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2। From the following information provided by LMN Limited for the year 2024, you are required to compute the value of closing inventory की आपको वैल्यू निकालनी है। तो उसने एक डिटेल आपको दी है रॉ मटेरियल ए की, जिसमें वो कहता है 700 यूनिट है। तो रॉ मटेरियल का आपको पता है, रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन होता है वो डिपेंड किस पे करता है? फिनिश गुड्स पे डिपेंड करता है। तो यदि मेरा फिनिश गुड्स कॉस्ट पे होगा तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे होगा। यदि मेरा फिनिश गुड्स एनआरवी पे होगा तो रॉ मटेरियल अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कहता है भाई इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है, जिसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा वो है 25 रुपए। तो आपको इसको क्या करना होगा? नेट। तो 280 माइनस 25, 255 की आ गई ये वाली कॉस्ट। 35 रुपए इंक्लूड हो जाएगा जी, 35 हो गया ये। हैंडलिंग चार्जेस 20। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 35 प्लस 20, 310 रुपए की क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं। 280 प्लस 80 प्लस 40, 280 प्लस 80 प्लस 40, ये हो गई टोटल 400 रुपए की कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद वो कहता है फिक्स ओवरहेड कितने हैं फॉर द ईयर? 3,60,000 ऑन नॉर्मल कैपेसिटी 36,000 यूनिट, जबकि एक्चुअल कितनी है? 30,000। तो फिक्स ओवरहेड के अब्जॉर्प्शन के लिए नॉर्मल और एक्चुअल विच एवरेज क्या लेना होता है? हायर। तो भाई बताओ हायर क्या है? 36,000। मैंने पूरा डिस्कशन करा हुआ है आपसे कि क्यों हायर लेते हैं, ठीक है। और
जब हायर लेते हैं तो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे जरा बताओ क्या रेट निकल कर आएगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहाँ पे 10 रुपीज जुड़ जाएगा, तो 410, 410 जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अंडर एब्जॉर्प्शन का क्या करते हैं, अगर फिक्स ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो हम उन्हें पीएनएल में चार्ज करते हैं, ओवर एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो हम उनको अपनी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा करके सप्लीमेंट्री रेट ट्रीट करके चलते हैं। अंडर और ओवर से बचने के लिए ही ये हायर वाला फॉर्मूला होता है। अगर आपको मैंने रिवाइज कराना चाहे, आई होप आपको रिवाइज हो गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मेरी कितनी है, 410। तो पहला केस कहता है एनआरवी कितनी है, 500। तो 500 और 410 विच एवर इज लोअर विच इज इक्वल टू 410। ये आपकी क्या है, ये है आपकी कॉस्ट। तो यानी कि फिनिश गुड्स किस पे मेजर हो रहे हैं, कॉस्ट पे। तो रॉ मटेरियल पे किस पे होगा, कॉस्ट पे। 380 और 410 विच एवर इज लोअर, जो कि क्या आएगा 380। 380 क्या है, एनआरवी। तो अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे होगा तो रॉ मटेरियल किस पे होगा, अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व तो नहीं कर रहे क्योंकि उससे फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट अगर आप में से किसी को भी इस पे दिक्कत आए तो आप मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट एफएस कमेंट कर देना, हम इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे। मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि आपको करना कैसे है। आपको जितनी भी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, एक तो ये ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन सबके खाते बना लेना। सेल्स के, परचेस के, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको क्रेडिट सेल मानना और इन सबके खाते बना लेना। कॉस्ट ऑफ सेल के लिए इन्वेंट्री का खाता बना लेना। तो जैसे ही आप सबके खाते बनाओगे तो आपके पास कैश रिसीव्ड, कैश पेड निकल करके आ जाएगा। कोई भी खर्चा अगर आपने यहाँ पे डाल रखा है या फिर इनकम यहाँ पे डाल रखी है और उसका बैलेंस अगर आपको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स का दे रखा है और आपको इनकम टैक्स की डिटेल दे रखी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना लेना। जैसे इंटरेस्ट इनकम दे रखी है, तो क्या इनकम से रिलेटेड आपको कुछ दे रखा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फायर इंश्योरेंस क्लेम की, तो ये आपका बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, इन सबके खाते बनाना, कैश की मूवमेंट पकड़ना, आपका कैश फ्लो बन जाएगा। ना हो तो कमेंट में लिख देना CFS, एक अलग से वीडियो बना के इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक। कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एएस 4 का सवाल है। कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एएस 4 कहता है दो तरीके के इवेंट होते हैं। इवेंट से पहले वो कहता है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट क्या होते हैं, कि बैलेंस शीट की डेट के बाद बैलेंस शीट की अप्रूवल तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल तक जो भी इवेंट घटित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। ये इवेंट दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट कौन से इवेंट होते हैं, जो आपको ऐसे एविडेंसेस देते हैं कि कंडीशंस, इन इवेंट से रिलेटेड जो कंडीशन है वो आपकी मार्च के दिन एग्जिस्ट करती थी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एडजस्टिंग इवेंट वो वाले इवेंट होते हैं जो आपको एविडेंसेस देते हैं कि इन इवेंट से रिलेटेड कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, मतलब कि संभावनाएं एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को। इन इवेंट से रिलेटेड जो बाद में घटित हुए हैं उनसे रिलेटेड संभावनाएं एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को। और यदि वो ऐसा कोई इवेंट नहीं देता तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप प्रोवाइड फॉर करके चलते हो, बोले तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप अपनी जनरल एंट्री डाल करके चलते हो। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को सिर्फ आप बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करके चलते हो। तो वो कहता है आपसे स्मार्ट लिमिटेड बुक्स क्लोज करता है अपनी 31 मार्च को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कब की, 31 मार्च 24 की। वो अप्रूव हुई है कब, 30 जून तक। तो 31 मार्च 24 से 30 जून तक जो भी इवेंट घटित होंगे वो है आपके इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 24-25 द फॉलोइंग इवेंट जो है ट्रांजैक्शन घटित हुई है। पहली क्या है, स्मार्ट लिमिटेड के पास इन्वेंटरी थी 50 स्टिचिंग मशीन की, कॉस्टिंग 5500 पर मशीन ऑन 31 मार्च 2024। Company is expecting heavy decline in the demand in the next year. The inventory are valued at cost or NRV whichever is lower during the month of April due to अप्रैल के अंदर ही हो गया ठीक, due to fall in the demand the price have gone down drastically. The company has sold 5 machine during the month at a price of 4,000 per machine. तो भाई साहब अप्रैल के अंदर जो है वैल्यू गिर गई है। तो ये जो वैल्यू गिरने का इवेंट हुआ है, क्या ये ऐसी कंडीशन देता है कि इस माल का दाम 31 मार्च को भी कम ही था? यस, ये देता है।
इवन आपका एएस 2 भी बोलता है कि एनआरवी के लिए आप इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी कॉल जो मशीन्स हैं उनकी एनआरवी कितनी हो गई, उनकी एनआरवी हो गई 4000 और उनकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है उनकी 5500। आप लोगे विच एवर इज लोअर, तो 4000 पे आप अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करके चलोगे। अ फायर हैज ब्रोकन आउट इन द कंपनी गोडाउन ऑन 15 अप्रैल 2024। कंपनी ने एस्टिमेट करा है लॉस 25 लाख का, जो 75% रिकवरेबल है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो बात इतनी सी है कि आग लग जाना, भाई अगर आग लगी है 15 अप्रैल को, तो क्या आग ऐसा एविडेंस दे रही है क्या कि आग लगने की संभावना मार्च में भी थी? ये तो बड़ी बेहूदी सी बात है। तो वो क्या हो जाती है, वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बट अगर इस आग से गोइंग कंसर्न खत्म हो गया तो ये क्या बन जाता है, एडजस्टिंग इवेंट। किसी भी इवेंट से गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है, एडजस्टिंग इवेंट। कंपनी हैज एस्टिमेटेड एंटर्ड इनटू अ सेल एग्रीमेंट ऑन 30 मार्च 2024 टू सेल अ प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 7.5 लाख, जिसकी बुक्स में वैल्यू है 5.5 लाख, 2 लाख के गेन पे। The transfer of risk and reward in sale is complete in the month of May when the conveyance and possession get completed. भाई ठीक है, आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर करा है, बाद में ट्रांसफर करा है। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड बाद में ट्रांसफर करना ये आपको एविडेंस देते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, बेचने की ट्रांजैक्शन मार्च में ही कर बैठे थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं देते। अगर ऐसा होता कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर चुके होते, पोजेशन उसको दे चुके होते कि ये लो प्रॉपर्टी तुम्हारी, बट कुछ फॉर्मेलिटीज रहती थी, जैसे एग्रीमेंट बन जाना, जैसे कि कुछ किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पेंडिंग रह गया था, वो आपने बाद में ली, तो वो एविडेंस देते हैं कि भाई साहब आपने प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी थी। बट क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिस्क एंड रिवॉर्ड ही उस साल ट्रांसफर हुए हैं, तो प्रॉपर्टी पहले बिकी ही नहीं, तो आपका ये क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नॉन एडजस्टिंग। कंपनी ने रिसीव कराया ड्यूरिंग 22-23 और गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख फॉर परचेज ऑफ अ मशीन। द कंपनी रिसीव नोटिस ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट ऑन 15 जून ड्यू टू द वायलेशन ऑफ सम ऑफ द कंडीशन ऑफ द ग्रांट ड्यूरिंग 23-24। तो भाई उसको 15 जून 24 को नोटिस मिला है कि आपने 23-24 में कुछ कंडीशंस का इंपैक्ट नहीं करा, तो जो वो नोटिस आया उसने एविडेंस दे दिया कि नॉन कंप्लाइंस एग्जिस्ट करता था मार्च के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। क्या बन जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं आगे। केस 5, द अकाउंटेंट ऑफ हीरा लिमिटेड has sought your opinion in the relevant region whether the following transaction will be treated as a change in accounting policy or not for the year ended 31 मार्च 2024। आपको उसको एडवाइस करनी है। टिल द प्रीवियस ईयर फर्नीचर व डेप्रिसिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर, करंट ईयर से यूजफुल लाइफ को आपने चेंज कर दिया 3 ईयर्स से। तो ये तो भाई चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, एस्टिमेट। Management decide to pay pension for those employees who has retired after completing 5 years of service in the organization. Such employee will get pension of 20,000 per month. Earlier there was no scheme of pension in the organization. तो भाई यहाँ पे पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि कोई स्कीम नहीं थी। मुझे जरा एक बात बताओ, जिस चीज की चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल के ये बदलाव कर दिया। जब पुरानी अकाउंटिंग पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो चेंज कैसे करोगे? तो वो कह रहे हैं कि पहले ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही करती थी, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नो, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 देयर वाज अ चेंज इन कॉस्ट फार्मूला इन मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? यस, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एपी लिमिटेड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर के लिमिटेड। एपी लिमिटेड सबमिटेड सेपरेट प्रपोजल, उसने सभी के लिए अलग अलग प्रपोजल सबमिट करा फॉर 3 यूनिट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अ सिंगल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टी। एग्रीमेंट एक है लेकिन उसके अंदर जो अमाउंट लिखे हुए हैं तीनों के लिए, वो उनके लिए प्रपोजल अलग अलग सेंड करे गए थे। The agreement laid down the value of each of the three is 50, 60 and 75. Agreement also laid down the completion time for each। और हर किसी का completion time भी बता रखा है, भाई ये अब बनेगा, ये तब बनेगा, ये तब बनेगा, यानी कि किसी में कोई इंटरलिंक्ड नहीं है। तो मुझे बताओ क्या वो कंडीशंस होती हैं AS7 के अंदर जिसके अंदर आप सेगमेंटेशन और कॉम्बिनेशन करते हो? मल्टीपल एसेट जब होती हैं तो कंडीशन क्या है, सेपरेट प्रपोजल सबमिट करा है, ये तो पूरी हो गई, प्लस सेपरेट नेगोशिएशन करा है, प्राइस अलग अलग था, ये भी पूरी हो गई। कस्टमर एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट, भाई उसने को आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हम मानते हैं ये भी पूरी हो गई होगी।
कॉस्ट प्लस रेवेन्यू आपका आइडेंटिफाइड होता है उससे, तो क्योंकि उसने अलग अलग आपको दिया और टाइम भी अलग अलग दिया है, तो यानी कि वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो ईच एसेट इज सेपरेट, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो कंसिडर इट एज ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। वो तीनों एसेट क्या हो गई, थ्री कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बी सी, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक, तो आप इन तीनों के लिए अलग अलग एस्टिमेट निकालोगे, इन तीनों के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग करके चलोगे। ऑन 1 दिसंबर 2023 जीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ 45 लाख। ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी को लगता है कि कंपनी ने 32.5 लाख ऑलरेडी स्पेंड कर दिया ऑन द कंस्ट्रक्शन। एडिशनल कॉस्ट कितनी है, 15.10। तो टोटल कॉस्ट कितनी, 32.50 प्लस 15.10, टोटल कॉस्ट है 47.6। परसेंटेज कितनी, 32.50 डिवाइडेड बाय 47.6, 68.28%। 68.28% आपकी परसेंटेज कंप्लीटेड है। वो कहता है कि बताओ कितना रेवेन्यू चार्ज करोगे, तो आप भाई 45 लाख का 68.28% चार्ज करोगे। 30.726 आप रेवेन्यू बुक करके चलोगे। लेकिन आपको याद होगा हमने एएस 7 में बताया था कि हमेशा आपको पैरा 35 का चेक लगाना है, तो यहाँ पे भी लगाओ भाई। टोटल कॉस्ट है 47.6 की, और 45 का क्या है आपका, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आपका 45 माइनस 47.6, 2.6 का क्या आ गया, टोटल लॉस आ गया। तो आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड लॉस का, आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या ये पूरा का पूरा 2.6 का बनेगा, नहीं। पहले आप लॉस निकालोगे, लॉस कितना निकालोगे, 30.726 माइनस 32.5, 1.774, 1.774 आपका लॉस आ रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और आप इसमें से माइनस करोगे 2.6, तो आप फर्दर प्रोविजन कितने का बनाओगे, 0.826 का फर्दर प्रोविजन बना के चलोगे, क्योंकि 2.6 तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस है। Given below are the following information of BS Limited. Goods of rupees 50,000 were sold on 18 मार्च 2024, but at the request of the buyer deliver हुए हैं 15 अप्रैल को। तो रेवेन्यू कब बुक होगा, 18 मार्च को, क्योंकि उसने बोला है, हमने थोड़ा ना कोई दिक्कत करी है। ऑन 13 जनवरी 2024 गुड्स ऑफ रुपीज 1,25,000 आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आउट ऑफ विच 20% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड आर लाइंग विद द कंसाइनी एज ऑन 31 मार्च 2024। तो 20% उसी के पास है, 80% आप बुक कर लोगे, तो 1,25,000 का 80% आप रेवेन्यू बुक कर लोगे। 1 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन 1 दिसंबर 2023। पीरियड ऑफ अप्रूवल था 3 महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपको अप्रूवल आ जाना चाहिए था। बायर सेंड अप्रूवल ऑफ 75% ऑन 31 जनवरी, तो एक 75,000 तो आपका पक्का पक्का बुक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नो अप्रूवल रिसीव फॉर द बैलेंस, तो आप पूरा का पूरा 25,000, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, क्योंकि टाइम खत्म हो गया डिसअप्रूवल का, तो आप मान लोगे डीम्ड एक्सेप्ट। अगर वो बोल देता कि भाई उनका डिसअप्रूवल आ गया था, हमें पहले ही फरवरी तक हमें डिसअप्रूवल आ गया था, तो 25,000 का रेवेन्यू बुक नहीं होगा, सिर्फ 75 का होगा। बट यहाँ पे उसने कहा है कि किसी ने कुछ बताया ही नहीं, तो आप पूरा 1 लाख का रेवेन्यू बुक करके चलोगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, Distri Limited ने कॉन्ट्रैक्ट करा विद द सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच टू बी इंस्टॉल्ड इन डिपार्टमेंट ए इन 3 month टाइम। Special foundation were required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. Cost of the site preparation and line foundation were 1,41,000, तो ये जोड़ दोगे। These activity were supervised by a technician during the entire period who is employed for the purpose of 45,000 per month. The technician service were given by the department B to A which is built at the service of 49,500 per month। तो भाई इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं, सेम बिल्कुल सेम वैल्यू का क्वेश्चन आपकी सवाल बुक्स में भी है, हमारी किताबों में भी है, और बाकी हर किसी की किताबों में होगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 49,500 में तो मार्जिन जुड़ा हुआ है, उसे आप क्या कर दोगे, इग्नोर। आप किसको लेके चलोगे, 45,000 इंटू 3, इसको आप क्या कर दोगे, इग्नोर, क्योंकि इंटरनल प्रॉफिट को इग्नोर करना होता है। तब मशीन वाज परचेज एट 1,58,34,000, जिसके अंदर 12% का जीएसटी है, तो आप वो हटा दोगे। आप कैसे हटाओगे, आप हटाओगे 1,58,34,34,000 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 1, इससे आपकी जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो होगी कॉस्ट।
यानी कि 1,41,41,35,500 की आप लोगे वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। 55,770 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर हुए हैं टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। एन आर्किटेक्ट को अपॉइंट करा था 30,000 के लिए फॉर सुपरवाइज द मशीनरी। सारी चीजें जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, अगर वो कहता भाई ₹20,000 एडिशनल इनकर हुए हैं फ्रॉम फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री 2 तक लेके जाने में मशीन को, तो क्या ये भी ऐड करते? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये रिलोकेशन के चार्ज हैं भाई, रिलोकेशन वाली कॉस्ट ऐड नहीं होती। आई होप आपको याद आ रहा होगा। AS11 Legal Limited is engaged in the manufacturing of rubber. For its plant, it required machinery of latest technology. It usually resort to long-term foreign currency borrowing for its fund requirement. On 1 अप्रैल 2023, it borrowed $1 million यानी 10 लाख from International Funding Agency USA, which when exchange rate is 63. These funds were used for acquiring machinery on the same date to be used in 3 different plants. The useful life of the machinery is 10 years, and the residual value is 30 lakh. Earlier also the company used to purchase machinery out of foreign currency borrowing. The exchange difference arising on such borrowing was charged to P&L account and were not capitalized, even though the company has an option to capitalize as per notified AS11. वो कह रहे हैं कि हम पैरा 13 लगाते थे, 46 और 46A नहीं लगाते थे। Now for this new purchase of machinery, Legal Limited is interested to avail the option of capitalizing the same to the cost of asset. तो क्या उनके पास ये ऑप्शन है? यस, उनके पास ये ऑप्शन है भाई। पहले वहां पे टाइमलाइन थी 46 तक, 46A ने वो टाइमलाइन को हटा दिया, तो आज भी वो लगाया जा सकता है। तो क्या ये जो उन्होंने नया लोन लिया है, इसको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं? हाँ जी, वो कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2024 कितना है? 62। एज्यूम डेट 31 मार्च 2024। लीगल लिमिटेड इज नॉट हैविंग ओल्ड लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरोइंग एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट बोरोड। आपको बताना है ट्रीटमेंट। तो आप कैपिटलाइज करना चाहते हो, करो। तो मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी भाई? आपने $10 लाख की मशीन ली, यानी कि 1 मिलियन इंटू 63, तो ₹63 मिलियन की आपने मशीन ली। फिर 1 मिलियन का आपका लोन था, जो कि कितने का था? 60 का। बाद में रेट कितना हो गया? 62 का रेट हो गया। ₹1 का फर्क पड़ गया, तो यानी कि गेन आ गया। कितने का गेन आ गया? 1 का गेन आ गया। तो $1 मिलियन इन 1 मिलियन का आपको गेन आ गया। तो बैलेंस कितना बच गया? 6। इसको क्या करना है? डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएट कैसे करोगे? 6 माइनस 3 मिलियन, 30 लाख था ना, तो डिवाइडेड बाय 10। तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। हर साल आप डेप्रीशिएट करोगे 5.9 मिलियन का आप डेप्रीशिएशन लगाओगे हर साल। ये रुपीज में डाला है मैंने। यही चीज कहता है पैरा 46A और 46। वो क्या ट्रीटमेंट बोलता है? वो कहता है कि अगर आपकी आइटम लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है, बोले तो 12 महीने से ज्यादा वाले लोन्स, बड़े बड़े लोन्स जो होते हैं वो 12 महीने से ज्यादा होने चाहिए, तो ही वो लॉन्ग टर्म बनते हैं। मॉनिटरी तो वो होनी चाहिए। मॉनिटरी मतलब फिक्स अमाउंट होना चाहिए, पेबल या रिसीवेबल प्लस फॉरेन करेंसी, तो वो मॉनिटरी होते हैं। तो जनरली उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? 12 महीने से ज्यादा वाले लोन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के अंदर आ जाते हैं। अगर ये आपने डेप्रीशिएबल एसेट के लिए लिया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सचेंज ले, उस लॉस को P&L में ना ले जाके अपनी एसेट के अंदर डेबिट या क्रेडिट कर दो भाई। अगर लॉस होगा तो एसेट को बढ़ा दोगे, डेबिट कर दोगे। अगर गेन होगा तो एसेट को गिरा दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप वो होता है फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट के अंदर आप डाल देते हो। जब आप एसेट के अंदर डालते हो, तो आप एसेट की लाइफ में डेप्रिशिएट करते हो, तो फॉरेन करेंसी गेन लॉस भी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। जब आप फॉरेन करेंसी मिट डिफरेंस अकाउंट के अंदर वो गेन लॉस डालते हो, तो उसको आपको अमोटाइज करना होता है अपने लोन के पीरियड के अंदर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट याद आ रहे होंगे। हमने दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रखा है, जो आपको इस चैनल पे मिल भी जाएगा। दोबारा करवाना चाहो तो कमेंट कर देना, हम एक एग्जांपल बना के उसको सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आया। फिर अब आपकी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 6,20,00,000 रुपए की हो गई, जिसमें से 30 लाख रुपीज जो थे आपकी आरवी थी, 10 साल की आपकी लाइफ थी। तो 5,90,000 रुपए का आपका क्या आ गया? डेप्रीसिएशन आ गया। सॉरी, 50,90,000 का क्या, 90,000 का क्या आ गया? आपका डेप्रीसिएशन आ गया। अब मान लो नेक्स्ट ईयर आपकी वैल्यू एसेट की कितनी आ रही होगी? 62 माइनस 5.9। कितने की वैल्यू आ रही होगी? 62 माइनस 5.9, 56.1।
अब मान लो फिर लॉस होता है, नेक्स्ट ईयर आपको लॉस हो जाता है, कितने का लॉस हो जाता है, लेट्स से 30 मिलियन का लॉस हो जाता है, तो 3 मिलियन का आपको लॉस हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 59 माइनस 1 की आपकी वैल्यू होगी। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 59.1 माइनस 30 मिलियन, ये क्या है, ये आरवी है, डिवाइडेड बाय बैलेंस लाइफ कितनी है 9 ईयर्स, उससे क्या आ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। और आप हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहेगा, क्योंकि लॉस का एडिशन और डिडक्शन होता रहेगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एएस 12 का क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड has set up its business in designated backward area which entitled the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. Having fulfilled all the conditions under the scheme, the company on its investment of 75 crore received 15 crore as a subsidy from the government in January 2024. The company want to treat this receipt as an item of revenue and thereby reduce the loss for the year ended 31 मार्च 2024। क्या ये सही है? नो। ये जो आपको ग्रांट दी गई है, मैंने आपको बताया था जोन सी भी ग्रांट कैपिटल कंट्रीब्यूशन की नेचर की होती है, कि भाई आपको बोला गया यहाँ पे जाके फैक्ट्री सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो, हम भी इतना पैसा आपके लिए लगाएंगे, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर की ग्रांट है, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट। तो 15 करोड़ कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। Accounting for investment, Mr. Harsh provide the following detail relating to his holding in 10% debenture value कितनी each of EXC Limited held as a current asset on 1 अप्रैल 2023। ओपनिंग बैलेंस उनके पास कितना था, 12,500 डिबेंचर एट अ कॉस्ट ऑफ 12,25,000। जून में उन्होंने परचेज करे 9,000 डिबेंचर 98 रुपए एक्स इंटरेस्ट, नवंबर में 12,000 डिबेंचर 115 कम इंटरेस्ट, फिर बेच दिए 13,500 डिबेंचर 110 कम इंटरेस्ट, और मार्केट वैल्यू कितनी है। ड्यू डेट क्या क्या है, 30 और 31 दिसंबर। हमने आपको बताया था कि भाई अगर बुक्स क्लोजिंग डेट और इंटरेस्ट की डेट मैच नहीं करती तो आपको अक्रूड इंटरेस्ट बुक करना पड़ता है। तो मुझे जरा बताओ 1 अप्रैल को कितने का अक्रूड इंटरेस्ट बुक हुआ होगा। भाई आपने बुक्स क्लोज करी 31 मार्च को, लास्ट आपको इंटरेस्ट कब मिला होगा, दिसंबर के अंदर आपको मिला होगा, और यहाँ पर भी कब कब मिलेगा, यहाँ पर जून में मिलेगा और फिर से दिसंबर में मिलेगा। तो लास्ट आपको दिसंबर में मिला होगा, तो इस पीरियड का क्या हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट। कितने का, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो जो कि होगा कितने पे, 12,500 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 12,500 इंटू 100 इंटू कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, इंटू 10% इंटू 3/12, ये क्या हो जाएगा, आपका अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली जब आप जो भी आपकी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, जो कि क्या होगा, 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 माइनस 13,500, 11,900 डिबेंचर, तो 11,900 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर इंटू 10%। यहाँ पर भी लास्ट ब्याज कब मिला है, दिसंबर में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट का है। फिर ब्रोकरेज भी उसने बताई है 1% टू बी पेड ऑन ईच ट्रांजेक्शन। हर्ष क्लोज करता है 31 मार्च को बुक्स, वो तो पता ही था। फिर फीफो मेथड पे आपको काम करके चलना, जो 900 डिबेंचर आप परचेज करोगे 98x इंटरेस्ट के, इसका मतलब क्या है, इस 98 रुपए में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो 98 रुपए में आप 1% जोड़ दोगे इंटू 9,000 डिबेंचर, आपकी कॉस्ट कितने की आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 8,90,820, इतने रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। 115 है कम इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। अच्छा, क्या एक्स इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे, करोगे। आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा और अपने इंटरेस्ट कॉलम में डालना होगा, क्योंकि आपने पेमेंट तो प्रिंसिपल के लिए भी करी होगी और इंटरेस्ट के लिए भी करी होगी, या पेमेंट तो आपने फॉर डिबेंचर भी करी होगी, फॉर अक्रूड इंटरेस्ट भी करी होगी। तो इंटरेस्ट कब से कब तक कैलकुलेट करोगे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ नंबर लाइन बना लेता हूँ। तो 1 अप्रैल को आपके पास ओपनिंग डिबेंचर थे 12,500, आपकी एक तो इंटरेस्ट की डेट है दिसंबर में, और फिर एक है जून में,
फिर एक है दिसंबर में, ठीक है। 1 अप्रैल को आपके पास थे, 1 जून को आपने फिर से परचेज करे 9,000 डिबेंचर, और 1 नवंबर को आपने फिर से परचेज करे 12,000 डिबेंचर 115 के, और 31 जनवरी को आपने बेच दिए 13,500 डिबेंचर, और मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है 115 की। तो जब भाई आपने 1 जून को परचेज करे, आपको ब्याज कब मिलना है, 30 मिलना है, और आपने 1 जून यानी कि 31 मई को आपने 9,000 डिबेंचर परचेज करे, तो 890 दिए होंगे, और सामने वाले को ब्याज कितना दिया होगा, उसको आपने कहा होगा लास्ट डेट थी ब्याज की दिसंबर, तो दिसंबर से 31 मई, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने, दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर को तो मिल गया होगा ना, सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने, 5 महीने तक का आपने क्या दिया होगा, उसको ब्याज भी दिया होगा। तो यहाँ पर 5 महीने का ब्याज जरा निकाल के बताओ कितना आएगा। 5 महीने का ब्याज आएगा 9,000 इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 5/12, ये भी इंटू 100 होगा। तो 9,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 5/12, 37,500 का क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा। तो जब अपना लेजर बनाओगे उसमें 37,500 इंटरेस्ट के कॉलम में डेबिट साइड में, और फेस वैल्यू में 9,000, नंबर ऑफ डिबेंचर में 9,000, और अमाउंट वाले कॉलम में 8,90,820 आप डाल करके चलोगे। फिर उसके बाद आपने 30 जून को इंटरेस्ट बुक कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका क्या आ गया, 1 नवंबर आ गया। 1 नवंबर को आपने 12,000 डिबेंचर 115 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे परचेज करे। तो मुझे जरा बताओ 115 जो आपके 12,000 डिबेंचर है उसमें ब्याज कितना है, 12,000 डिबेंचर इंटू 100 इंटू, बताओ ब्याज कब से कब तक मिलेगा। अब आपको 30 जून तक का ब्याज मिल चुका है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, क्योंकि 1 नवंबर है तो 4 महीने का आपको ब्याज बुक करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ जरा 4 महीने का ब्याज कितना आएगा, वो आएगा 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 4/12, विच इज इक्वल टू 12,000 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 4/12, 40,000, 40,000 रुपए का आपका ब्याज है। आपने टोटल पेमेंट कितनी करी है 12,000 डिबेंचर्स के लिए, एक 13,80,000 प्लस 1% की कमीशन इसी पे जाएगी, क्योंकि आपने कम इंटरेस्ट पेमेंट करी है, ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी कम इंटरेस्ट है, तो इसी पे 1% ऐड हो जाएगा, माइनस 40,000 का आपका ब्याज। तो कॉस्ट कितनी निकल कर आई, कॉस्ट निकल कर आई 13,53,800, 13,53,800 की क्या निकल कर आ गई, कॉस्ट निकल कर आ गई। फिर उसके बाद आपने बेच दिए 13,500 डिबेंचर 110 कम इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रिसीव करा होगा, कब से कब तक का रिसीव करा होगा, लेकिन 31 जनवरी से पहले दिसंबर में आपने इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री भी कर देनी है। कितने डिबेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे, 12,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 इंटू 100, उसका 10%। अब यहाँ पे आपको सिर्फ 6/12 करना है, आपको कुछ नहीं उल्टा सीधा करना, सिर्फ 6/12, क्योंकि भाई जून में एक मिला, दिसंबर में एक मिला, तो 6 महीने का है, ठीक है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने ऐसे आए हैं। चलो जी, 13,500 डिबेंचर आपने 110 ईच कम इंटरेस्ट बेच दिए, तो आपने इंटरेस्ट पे करा होगा कब से कब तक का, लास्ट इंटरेस्ट डेट पेमेंट क्या थी, दिसंबर, तो दिसंबर से अब तक का, तो यानी कि एक ही महीने का पे करा होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे आप, 13,500 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 10% इंटू 1/12, 13,500 इंटू 10% डिवाइड बाई 12, 11,250 रुपये, 11,250 का आपको ब्याज मिला। 13,500 इंटू 110, 14,85,000 लेस 1% कमीशन आपने पे करी, 14,70,150 माइनस 11,250, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया इन डिबेंचर का, 14,58,900, 14,58,900। इसकी कॉस्ट कॉस्ट आपको निकालनी है फीफो बेसिस पे, तो 13,500 में से 12,500 बेचे होंगे और 1,000 डिवेंचर यहाँ से बेचे होंगे, तो 12,500 की कॉस्ट है 12,25,000,
हजार डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है 890, 820 डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 1000, 98,980। यहाँ पे 98,980 हजार डिवेंचर की कॉस्ट है और 12,25,000 ओपनिंग की कॉस्ट थी, तो 12,500 प्लस हजार कितने हो गए 13,500। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 12,25,000, 13,23,980। 13,23,980 की कॉस्ट के डिबेंचर आपने बेचे 14,58,900 पे, तो आपको गेन कितने का हुआ, आपको गेन हुआ 1,34,920 रुपए का आपको क्या हो गया गेन हो गया। तो दीज आर द नंबर्स जो आपको कैलकुलेट करने होंगे। फिर क्लोजिंग वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे फीफो बेसिस पे, उसको कंपेयर कर देना और विच एवर इज लोअर, अगर मार्केट वैल्यू लोअर आए तो पी एंड एल के अंदर गेन और लॉस और ड्यू टू वैल्यूएशन डेबिट कर देना, क्रेडिट तो नहीं हो सकता। और जरा वैल्यूज मिला भी लें। 37,500, 18,980, 1,34,920, फिर उसके बाद 13,53,800, यहाँ पर 11,250, 14,58,900, यही वैल्यूज हमने निकाली हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ना थोड़ी स्पीडली कराया है क्योंकि देखो आप लोग प्रैक्टिस तो कर चुके हो, बट इन केस अगर आपको कोई भी नंबर फिगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो नहीं समझ में आई, ऊपर से चली गई है, तो मुझे कमेंट कर देना, हम उसी क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आप, और उसको धीरे धीरे करा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। मैं यहाँ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको नंबर्स कैलकुलेशन बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से। चलो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का एक क्वेश्चन है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ज्ञान लिमिटेड एंड किरण लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज गिवन बिलो। ज्ञान लिमिटेड ने एक्वायर कर दिया बिजनेस किरण लिमिटेड का मार्च 24 में, एंड मर्जर की ये स्कीम आपको बताई गई है। तो बैंक एग्रीड टू वेव ऑफ 50% लोन ऑफ ज्ञान लिमिटेड। तो भाई सबसे पहले तो ये रिकंस्ट्रक्शन किया ज्ञान लिमिटेड का, तो क्या एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, जो भी अमाउंट आ रहा होगा लोन का। ज्ञान लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू 2 per share and then consolidate 5 such share into 1 share of 10 each। अब यहाँ पे आपको उसके नंबर ऑफ शेयर को कंसोलिडेटेड कर देना है। एक काम करे क्या, इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट भी खोल ले। तो मैंने सॉल्यूशन वाला पार्ट भी खोल लिया ताकि फटाफट से आंसर गो थ्रू करते जाएं। तो 50% लोन जो था ज्ञान लिमिटेड का वो वेव ऑफ हो गया, तो उसकी एंट्री क्या हुई, लोन, ये देखो इन द बुक्स ऑफ ज्ञान लिमिटेड की बात चल रही है, लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। कितने का लोन था भाई, ज्ञान लिमिटेड की बुक्स में लोन कितने का आ रहा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, तेरा लोन फ्रॉम बैंक 40 लाख, तो 20 लाख रुपए से ही एंट्री हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट में वो कहता है आपको कि भाई ज्ञान लिमिटेड ने रिड्यूस कर दिए अपने शेयर 2 पर शेयर से, एंड देन कंसोलिडेट 5 सच शेयर इनटू 1 शेयर ऑफ 10 ईच। तो सबसे पहले 2 रुपए से शेयर को रिड्यूस कर दिया, तो बताओ शेयर कैपिटल क्या है, 650 लैक्स की शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 65 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो उसने क्या करा, 2 रुपए से रिड्यूस कर दिया शेयर को, 650 लाख की सबसे पहले कैपिटल उड़ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल ये क्या है 65 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, उससे कैपिटल साफ हो गई। फिर उसके बाद अपने शेयर को 10 से कितने पे ले आए, 2 रुपए पे ले आए, तो बताओ जी 65 लाख शेयर्स इनटू ₹2, तो 65 इंटू 2 कितने हो गए 130। बैलेंस कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के या रिकंस्ट्रक्शन के अंदर 520। ये कैसे आएगा, ये आएगा 65 लाख शेयर इंटू 8, यही आ जाएगा 520। फिर उसके बाद उसने कंसोलिडेट कर दिया, अपने शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया, जो दो दो वाले शेयर थे उनको जोड़ के एक शेयर बना दिया 10 रुपए वाला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अब कितने की आ रही होगी, 65 लाख शेयर इंटू 2, 130 वाली। अब नंबर ऑफ शेयर में फर्क पड़ गया, पहले 65 लाख थे अब हो जाएंगे कम इंटू 10, लेकिन ये सेम रहेगी 130। तो अब कितने शेयर हो जाएंगे, 13 लाख शेयर हो जाएंगे, 13 लाख शेयर हो जाएंगे इंटू 10 वाले, क्योंकि कंसोलिडेट कर दिया, क्योंकि कंसोलिडेट कर दिया 2 रुपए वाले शेयर्स को जोड़ के 10 वाला बना दिया। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी।
65 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो भी 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट वो क्या कहता है, ये दोनों हमने डील कर लिए। फिर उसके बाद ये पीसी है, वो कहता है ज्ञान लिमिटेड इशू करेगा 2 इक्विटी शेयर फॉर 3 इक्विटी शेयर ऑफ किरण लिमिटेड और न्यू नई शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज। किरण लिमिटेड के शेयर कितने हैं भाई, किरण लिमिटेड के 60 लाख शेयर हैं, तो वो यहाँ पे दे रहा है 60 लाख शेयर फॉर 3 2 और जिसकी वैल्यू कितनी है 20, तो 6 डिवाइड बाय 3 to 20, तो 800 लाख क्या आ गई, पीस क्या आ गई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ किरण लिमिटेड विल बी पेड ऑफ बाय इशूइंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ज्ञान एट अ प्राइस ऑफ 105। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं उसके, उसके हैं 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं जी। तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इंटू 105, 105 210 लाख, तो टोटल पीसी कितनी आ गई प्लस 800 1010, क्या आपकी टोटल पीसी 1010। अच्छा, जो क्योंकि अब ये पीसी वाला पार्ट शुरू हो गया, रिकंस्ट्रक्शन और कुछ बचा नहीं, तो आप क्या करोगे, जो भी रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है, कितना बैलेंस है रिकंस्ट्रक्शन 20, तो ये है। फिर उसके बाद 520 ये है, 520 प्लस 20 540, 540 डेबिट कर दोगे, उसके लॉसेस को सेट ऑफ कर दोगे, सॉरी उसके लॉसेस को सेट ऑफ कर दोगे। लॉसेस कितने हैं, ये रहा पी एंड एल अकाउंट का लॉस आ रहा है 260 का, तो 260 उड़ा दोगे, बैलेंस कहाँ डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल दोगे, ठीक। फिर उसके बाद ये आ गई आपकी मर्जर की एंट्री, यहाँ से मर्जर की एंट्रियां शुरू हो जाती हैं, तो ये आ गई पीसी की एंट्री जो अभी अभी हमने कैलकुलेट भी करी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, टेकन ओवर करोगे उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटीज को। कहाँ गए, ये रहा नॉन करंट एसेट 900, इन्वेस्टमेंट 250, ट्रेड रिसीवेबल 135, कैश इन बैंक 140, 900 250 135 140, ये रही सारी एसेट। फिर टेकन ओवर करोगे लाइबिलिटीज को, डिविडेंड ट्रेड पेबल 105 60, 12% डिवेंचर 100 बस, और जर्नल रिजर्व क्योंकि मर्जर भी है 360, 105 डिविडेंड 12% डिवेंचर जर्नल रिजर्व 360 करोगे, नेट बैलेंसिंग फिगर नेट आ जाएगा आपका लॉस, तो वो नेट आ रहा है वहां पे। और बिजनेस परचेज की ये आ गई पीसी भाई, ये लो, अगर आप यहाँ पे 360 लिखते हो तो क्या बनता है 900 प्लस 250 प्लस 135 40 माइनस 105 माइनस माइनस 100 माइनस 1010 माइनस 360, तो आपका लॉस आ जाएगा 210 का। ये कहाँ डालोगे, ये आप जर्नल रिजर्व में डालोगे, तो 360 माइनस 210 नेट में आ गया 150, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सीधा 150 लिख रखा है नेट करके, ठीक है। फिर 1010 की जो पीसी है उसकी पेमेंट करोगे भाई, इक्विटी शेयर 20 रुपए वाले हैं और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले 105 के हैं। तो इक्विटी शेयर कितने थे, 20 रुपए वाले थे, 1010 में इक्विटी कितना था, कहाँ गया, हमने यही तो निकाला था 800, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे 800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, तो 400। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या लिखोगे 800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, 10 रुपए वाला शेयर 20 का है तो 400 ही तो आ जाएगा, सॉरी ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 105 वाली, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी 210, तो यहाँ लिखोगे 210 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, और यहाँ लिखोगे 210 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5। ये क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये क्या है फेस वैल्यू, तो 210 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100 200, और ये आ गया 400, और 210 डिवाइडेड बाय 105 5 आ गया 10, टोटल आ गया 410। फिर उसके बाद डिविडेंड को पे ऑफ कर देना आफ्टर मर्जर, तो डिविडेंड की जो लाइबिलिटी आ रही थी वो हमने पे ऑफ कर दी। ट्रेड पेबल 50 लाख के इंटर कंपनी है, ये हमने इंटर कंपनी के एंट्री डाली, खास इसके अंदर है नहीं। ये बैलेंस शीट बना दी है, बैलेंस शीट में अंदर बस ध्यान रखना वो कैपिटल रिजर्व भी आएगा आपका, ये रहा 280 वाला, और जो लोन कम करा था लोन भी कम कर देना,
इक्विटी शेयर कैपिटल भी 130 की आएगी, प्लस जो आपने इशू और करी है दिस, प्लस 400 की इक्विटी जो इशू करी, 200 का प्रेफरेंस जो इशू करा, तो 130 प्लस 400 प्लस 200 प्लस अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150, तो 880 की आएगी टोटल शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व नेट होके आ जाएगा 150 रुपए का, और बाकी के तो आपको जोड़ना ही है, बट ट्रेड पेबल में से नॉक ऑफ कर देना है इंटर कंपनी। आओ जरा अगला सवाल, बोरिंग कॉस्ट। Q Limited has obtained a term loan of 620 लाख for complete renovation and modernization of its factory on 1 अप्रैल 2023. Plant and machinery was acquired under the modernization scheme and installation was completed on 30th April 2024. An expenditure of 510 lakh was incurred on installation of plant and machinery. 54 lakh has been advanced to supplier for additional asset which were also received and installed before 30 April. And balance loan as used for working capital purpose. The companies paid total interest 68.20 lakh during the financial year. आपको बताना है क्या करें, तो 620 लाख के लोन पे 68.20 लाख रुपए का ब्याज पे करा है। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है मॉडर्नाइजेशन उसके लिए, तो आपने क्या क्या चीजें एक्वायर करी हैं? आपने एक तो मॉडर्नाइजेशन एंड रिनोवेशन करा है जो कि एक क्वालिफाइंग एसेट है। फिर एडवांस जो है आपका वो एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, और वर्किंग कैपिटल भी आपका नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। यहाँ पे इन्होंने लिखा है अज्यूम्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट। अज्यूम्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट का मतलब है कि भाई वो ये मान रहे हैं कि जो ये वाला एडवांस है टू सप्लायर ऑफ एडिशनल एसेट वो हमने फॉर प्लांट अपनी क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही दिया है, तो इससे रिलेटेड ब्याज को भी वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो जो आपका टोटल ब्याज है 68, कितने का टोटल ब्याज है 68.20 का जो आपका टोटल ब्याज है वो आपको इनके खर्चों की रेशो में बांट देना है। तो अगर मैं बोलूँ 68.2 ये कितने पे है, ये 620 पे है, इंटू 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा, 8.2 डिवाइड बाई 600, क्या आ गया 11%। इफेक्टिव कैपिटलाइजेशन रेट आपका क्या आ गया 11%। तो बताओ जी आपने कितना कितना खर्चा कर दिया, आपने 510 लाख का एक खर्चा करा, तो 510 लाख का 11%, 56.1 आप क्या कर दोगे कैपिटलाइज। फिर उसके बाद आपने क्या करा, 54 लाख एडवांस करे सप्लायर को फॉर एडिशनल एसेट, 54 लाख का 11%, 5.94, ये आप कैपिटलाइज कर रहे हो एक अजम्पशन पे, अगर वो अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो ये P&L में चला जाता। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए आपने कितना यूज करा, या तो बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हो, 56 लाख, 56 लाख का 11%, वो आ गया कितना 6.16 लाख, 6.16 लाख। रिलेटेड पार्टी SP Hotel enter into a agreement with Mr. A for running its hotel for a fixed return payable for the later every year. The contract involved the day-to-day management of the hotel while all financial and operating policy decisions are taken out by board of director. कहते हैं उन्होंने मिस्टर ए को हायर करा है होटल को रन करने के लिए फॉर फिक्स रिटर्न पेबल, और उसको हर फिक्स रिटर्न दिया करेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डे टू डे मैनेजमेंट है, सभी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। मिस्टर एट के पास कोई वोटिंग पावर भी नहीं है एसपी होटल में, क्या वो एक रिलेटेड पार्टी है, तो क्लियर कट है नहीं है, कभी नहीं है। सन लिमिटेड विशेष टू ऑब्टेन अ मशीन कॉस्टिंग ₹30 लाख बाय वे ऑफ लीज, तो उन्होंने मशीन ली है भाड़े पे 30 लाख रुपए की। इफेक्टिव लाइफ मशीन की कितनी है 14 ईयर्स है, बट द कंपनी रिक्वायर्ड ओनली फॉर फर्स्ट 3 ईयर। तो मुझे बताओ फाइनेंस लीज वाली कंडीशन याद है, लाइफ सब्सटेंशियल मेजॉरिटी लाइफ कवर होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होनी चाहिए। अगर ये पूरी होती है तो फाइनेंस लीज, अगर ये पूरी नहीं होती तो ऑपरेटिंग लीज। तो देखो लाइफ है वो 14 साल की, लेकिन वो ले रहा है 3 सालों के लिए, तो इस पीरियड मेजॉरिटी ऑफ लाइफ वाली कंडीशन तो पिट गई। इट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टार लिमिटेड फॉर लीज रेंटल ऑफ 3 लाख पेबल इन एरियर्स एंड द IRR इज 15%। इफ अकाउंटेंट आपसे पूछ रहा है बताओ क्या करें, आपको फैक्टर भी दे दिया एन्युटी फैक्टर, तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फीस पेमेंट्स कितनी है 3 लाख इंटू 3.36,
08 की आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन उसने बता रखी होगी कितनी है, 30 लाख रुपीज ही होगी। हाँ 30 लाख रुपीज। 10.8 और कहाँ कहाँ 30 और कहाँ 10.8, तो ये वाली कंडीशन पे पुट गई, तो ये क्या हो गई, ये एक हो गई ऑपरेटिंग लीज, ये हो गई ऑपरेटिंग लीज। क्या करोगे, लीज रेंटल को P&L में डाल दोगे। क्या दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, लाइफ वाली भी प्रेजेंट वैल्यू वाली भी, नहीं, जरूरी नहीं कि दोनों पूरी हो, कोई भी एक कंडीशन, एनी ऑफ द कंडीशन होता है। AS20, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है इतने रुपए का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 रुपए, 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर हैं, तो यानी कि रुपए में दे रखा है ये, तो ये हो गए 50,000 इक्विटी शेयर। बेसिक EPS कितना है, 37,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 75। वो पूछ रहा है आपसे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बताओ, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर आपको दे रखे हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिन जो 55,000 शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। तो जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है 50,000 के, उसका ब्याज कितना है, और ये लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 50,000 का 8%, अच्छा ये इंटू 100 भी है, 50,000 नंबर है, तो 12/12, 4,000, 4 लाख रुपए। पर आप इसको क्या करते हो, नेट ऑफ टैक्स करते हो, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.3 का, तो इसका 70%, 2,80,000, 2,80,000 इज यूर अमाउंट जो आप एडजस्ट करोगे नेट प्रॉफिट में। तो कोई अगर आपसे पूछे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे 37,50,000 प्लस 2,80,000, प्लस क्यों करा मैंने, क्योंकि 37,50,000 में से ब्याज माइनस हुआ होगा, और उस ब्याज पे टैक्स बचा होगा, तो मैंने कहा नेट कितना फर्क पड़ता है, नेट फर्क पड़ता है 2,80,000 का। अगर ये ब्याज माइनस ना होता नेट 280 का, तो प्रॉफिट बढ़ जाता, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और अगर ये माइनस ना होता तो मेरे इक्विटी शेयर कितने हो जाते, 50 प्लस 55, 50,000 प्लस 55,000, 1,05,000। तो मेरा DEPS कितना आ जाता, 37,50,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, 38.38, 38.3। कोई गलत क्यों आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर है क्या, ये तो रुपीस है, इन्होंने 5 लाख क्यों ले, हाँ वो फिर गलत प्रिंट हो रखा है भाई, ये रुपीस नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर है। तो यानी कि यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा 37,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 7.5। ये आ रहा है इनका भी क्या, हाँ 7, वो गलत छपा हुआ है भाई, ये रुपीज नहीं है, ये रुपीज नहीं है, फिर ये काट देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5,55,000। बताओ यार, हद हो गई है। तो 37,50,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाय 5,55,000, 7.26। अब तो ठीक है, हाँ 7.26। चलो वो गलत प्रिंट हो रखा था शायद, मे बी। अच्छा, एक ना क्वेश्चन दिसंबर 21 में आया था DEPS वाला ही, उसके अंदर क्या था, यहाँ पे बिगिनिंग की जगह ना यहाँ पे डेट दे रखी थी कि कब इशू करे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ 31 मार्च है ना, तो मैं आपको दे देता हूँ 1 जुलाई, 1 जुलाई दे दी मैंने आपको, 1 जुलाई 2023 को हमने ये इशू करे हैं। तो अगर ये आ जाए सवाल बदल के, तो आपके सोल्यूशन पे क्या क्या इंपैक्ट आएगा, जरा वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपने यहाँ 12/12 लिखा है, वो आप कितने पीरियड के लिए लोगे, क्योंकि जुलाई में इशू करे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप क्या लोगे यहाँ पे 9 मंथ लोगे। तो ब्याज आपका आएगा 9 महीने का। नेट ऑफ टैक्स करोगे, यस नेट ऑफ टैक्स एज यूजुअल करोगे, और ये अमाउंट आपका 9 महीने का नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। फिर इस अमाउंट को आप यहाँ पर ऐड करके चलोगे, जो 9 मंथ का ब्याज होगा। नंबर 2, जो ये 55,000 इक्विटी शेयर हैं, आपको इनको भी वेटेड एवरेज करना होगा, क्योंकि जब आप डेट देखते हो वेटेड एवरेज की, वो आप देखते हो कि कब से इंस्ट्रूमेंट इशू हुए हैं, अगर विद इन द ईयर वो इशू।
तो यानी कि 55,000 इंटू 9/12 जो आएगा वो आप 5 लाख में यहाँ पे ऐड करके चलोगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, AS 29 पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। सारांश लिमिटेड इज engaged in the manufacturing of electrical home appliances. The company is in the process of finalizing its account for the year March 2023. Need your expert advice. तो आप एक्सपर्ट तो हो ही, तो आप बता दो क्या दिक्कत। The plant has its the company has its 3 plant at 3 different location. It has to shut down one of its plant due to internal reason. The state plant site is under a rental agreement till 31 March 2024. The rent per month is 80,000. If the company cancel the agreement, it has to pay a penal amount equal to 6 month rent. वो कहते हैं कि भाई हमने भाड़े पे ले रखा है, कैंसिल कराएंगे तो 6 महीने का भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, इसको ही बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लग गए गुरु। इसका देसी मतलब होता है लग गए गुरु। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर डाला जिससे बेनिफिट जो आना है उससे ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। तो आपको जो एक्सेस होता है उसका प्रोविजन बुक करके चलना होता है एज पर AS 29। द कंपनी ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू सबलेट द रेंट सबलेट द साइट फॉर 45,000 पर मंथ। तो भाई सिंपल है, पेनल्टी कितने की देनी पड़ेगी, पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी 80,000 और इट हैज टू पे अ पेनल अमाउंट इक्वल टू 6 मंथ रेंट, और रेंट पर मंथ इज 80,000। तो 80,000 इंटू 6, 4,80,000। तो 4,80,000 रुपए की देखो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये लिखा 4,80,000 रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर और आप क्या कर सकते हो, सबलेट। अगर आप सबलेट करते हो तो आप 80,000 रुपए का किराया दोगे 12 महीने का, और इनकम कमाओगे 45,000 रुपए 12 महीने की। तो आपको नेट कितना पड़ेगा, 80,000 माइनस 45,000 12, नेट आपको पड़ेगा 4,20,000 रुपए का लॉस। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। तो विच एवर इज लोअर, लोअर क्या है 4,20,000। तो इसका आप क्या बना के चलोगे, इसका आप प्रोविजन बना करके चलोगे। The case has been filed against the company in the consumer court. A notice for levy of penalty of 20 lakh has been received. The company has appointed a lawyer to defend the case for a fee of 2 lakh. 50% of the fees has been paid and balance 50% will be paid after finalization of the case. 75% चांस है पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यानी कि आपको पेनल्टी का तो कोई भी प्रोविजन नहीं बना के चलना है, लेकिन जो फीस है उसकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आपको दे करके चलनी है। क्या ये प्रोविजन है, नहीं। तो आपके अप्रूवल एक्सपेंस, ठीक है, तो ये तो आपको बुक करके चलना है। द कंपनी हैड कमिटेड टू सप्लाई ए कंसाइनमेंट वर्थ ₹1 crore to one of its dealer by the year end. As per the contract, if delivery is not made on time, the compensation of 15% of the value to be paid. यानी कि अगर आपने टाइम से डिलीवर नहीं करा तो 15 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। While the consignment was in transit, one of the truck carrying goods worth ₹30 lakh meet भाई एक्सीडेंट हो गया। It was however covered by the insurance. According to the surveyor report, the policy amount is collectible subject to 10% deduction. जो पॉलिसी अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 3 लाख रुपए का डिडक्शन होगा जो कि वैल्यू ऑफ गुड्स है। बिफोर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स अकाउंट कंपनी को रिसीव हो गया इन्फॉर्मेशन कि पॉलिसी अमाउंट आपका प्रोसेस हो चुका है और डीलर ने भी अपना कॉम्पनसेशन कर दिया है। तो जो इंश्योरेंस आपको मिलेगा 27 लाख रुपए का, उसको आप दिखाओगे इनकम में। जो 30 लाख रुपीज़ का आपका लॉस हुआ है उसको आप दिखाओगे लॉस ऑफ इन्वेंट्री, ये आप दिखाओगे इनकम में। और जो 15 लाख रुपए का आपको कॉम्पनसेशन पे करना है इसका आप बना के चलोगे प्रोविजन। क्या बना करके चलोगे, प्रोविजन। बस खत्म हो गया जी। तो ये था आपका आरटीपी का डिस्कशन। अगर आपको मजा आया हो या किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने आपको जल्दी से कराया या आपको बोला कि इसका जैसे कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना, हम उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको उसके अंदर भी दिक्कत ना आए। अगर आप लोगों को ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर का भी तो समरी चाहिए, ऐसे ही उसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस, तो मुझे कमेंट में करना एमटीपी। मैं फिर मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट के आए हैं एडवांस अकाउंटिंग के लिए उस पर भी ऐसे ही आपके लिए लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।